नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द ऑफिशियल मुगल हिस्ट्री बुक्स आर कॉल्ड। तो ऑफिशियल जो मुगल हिस्ट्री बुक्स होती थी, इनको क्या कहा जाता है? इनको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अकबरनामा वॉज रिटन बाय। अकबरनामा जो बुक है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू। अब अकबरनामा कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? तो 3 बुक्स में डिवाइडेड है। आइन ए अकबरी इज डैश बुक, मतलब आइन ए अकबरी जो है ये भी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। तो ये कौन से नंबर की बुक है आइन ए अकबरी? तो थर्ड बुक जो है उसी का नाम है, मतलब अकबरनामा की थर्ड बुक का नाम ही आइन ए अकबरी है। द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन। तो मुगल की जो क्रॉनिकल्स हुआ करती थी मुगल कोर्ट की, ये किस में लिखी जाती थी? पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? लैंग्वेज पूछी गई है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर पर्शियन। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बाबर नामा भी है, इसकी ऑटोबायोग्राफी, और तुजुके बाबरी भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर की बायोग्राफी या मतलब ऑटोबायोग्राफी अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं नामा इज रिटन बाय। अब देखिए हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखी है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने, याद रखिएगा, हुमायूं नामा लिखी है। अगर आगे बढ़ते हैं, जहांगीर रोट हिज मेमोयर्स कॉल्ड। अब जहांगीर ने जो अपनी मेमोयर लिखी है, जो अपनी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है, इसको क्या कहा जाता है? ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो इसको अगर आप देखेंगे तो तुजुके जहांगीरी भी कहते हैं, जहांगीर नामा भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब दोनों ही कहा जाता है। बादशाह नामा वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखिए बादशाह नामा जो है ये किसके टाइम पीरियड में लिखी गई है? तो ये शाहजहां के टाइम पीरियड में लिखी गई है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑथर ऑफ बादशाह नामा वॉज। तो बादशाह नामा के ऑथर कौन थे ये बताना है। तो लाहौरी ने बादशाह नामा लिखी है। तो बादशाह नामा अगर पूछा है किसने लिखी है तो लाहौरी ने लिखी है। अकबरनामा डिस्क्राइब्स। अकबरनामा में किस चीज के बारे में बताया गया है? किसके बारे में बात करी गई है? तो केवल बैटल के बारे में बताया गया। तो बैटल तो बताए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ रूलर्स बिफोर अकबर, ये भी सही है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अकबर, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ओनली बैटल्स नहीं होती, बैटल के बारे में बताया गया है। आइन ए अकबरी डील्स विद। तो आइन ए अकबरी जो है ये किससे रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन से है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डेटा से है, रिवेन्यू सिस्टम से है। तो इसमें तीनों के तीनों ही सही हो जाएंगे। तो आइन ए अकबरी में तीनों बातें कही गई हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। अबुल फजल वॉज एक्सेसिनेटेड बाय द एजेंट्स ऑफ। अब देखिए अबुल फजल को मरवा दिया गया था। तो मतलब ऐसे पूछा गया है तो किसके एजेंट्स थे जिन्होंने अबुल फजल को मरवाया था? तो ये मेनली प्रिंस सलीम ने मरवा दिया था, ये बात याद रखिएगा। सलीम कोई और नहीं है, सलीम कौन है? जहांगीर है। ठीक है, तो जहांगीर ने, ऐसे समझ लीजिए कि मतलब इन्हीं के एजेंट्स थे जिन्होंने अबुल फजल को मरवा दिया था, क्योंकि जहांगीर जो था वो अपने बाप से बहुत घृणा करता था, मतलब अकबर से। ठीक है, तो अकबर का बहुत ही खास कौन था? अकबर का बहुत खास था अबुल फजल। तो डायरेक्टली अकबर को तो मार नहीं सकता, तो इसने अबुल फजल को मरवा दिया था। मुगल रूलर हु पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ सुलह कुल वॉज। देखिए और कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जिसने सुलह कुल के बारे में बात करी थी? अकबर था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 14 का। 15th क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सुलह कुल मींस। अब देखिए सुलह कुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में पीस होनी चाहिए, उसके बारे में बात करी, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। द मुगल कोर्ट वॉज मॉडल्ड ऑन। अब मुगल कोर्ट जो है इसका मॉडल जो है किस पे बेस था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सफेद कोर्ट के हिसाब से चलते थे, मतलब जैसा सफेद कोर्ट में मॉडल आप देखेंगे वही मुगल कोर्ट का भी मॉडल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। द हाउस ऑफ वर्शिप इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज स्टार्टेड बाय। देखिए इबादत खाना या हाउस ऑफ वर्शिप जो है ये मेनली फतेहपुर सीकरी में था। इसको किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। तो ए ऑप्शन 17 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। और इबादत खाने से आप ये मत याद रखिएगा कि इसको केवल वर्शिप करने के लिए, इसमें मेनली क्या होता था, अलग अलग धर्म के लोग आते थे
और एक तरीके से दोनों सबके बीच में डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होती थी अपने-अपने रिलीजन को लेके। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द एम्परर थ्रोन एट द कोर्ट सिग्निफाइड। अब एम्परर का जो थ्रोन था कोर्ट में वो क्या सिग्निफाई करता था? तो ये मेनली डिवाइन लाइट को सिग्निफाई करता था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले में दिया गया है मुगल पेंटिंग ट्रेडिशन कंबाइंड। अब मुगल पेंटिंग जो है उसमें किस-किस चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब कौन-कौन सी आर्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? तो इंडियन और पर्शियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन सही है। द मुगल टर्म फॉर रॉयल डिक्री वाज। देखिए रॉयल डिक्री के लिए जो मुगल टर्म है वो क्या है? ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये फरमान है। तो रॉयल डिक्री को कुछ और नहीं कहते थे, इसको फरमान कहते थे। द मुगल क्रॉनिकल दैट ग्लोरीफाइड शाहजहां रेन वाज। अब शाहजहां रेन को कौन सा ऐसा मुगल क्रॉनिकल है जिसने ग्लोरीफाई किया है? तो शाहजहां नामा ने ग्लोरीफाई किया है, मतलब शाहजहां के रेन को, शासनकाल को। द ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर वाज नोन एज। तो मुगल टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर होता था, इसको क्या कहा जाता था? वक्यानविस कहते थे इसको। ठीक है, तो रिकॉर्ड कीपर जो है वो वक्यानविस कहलाता था। एम्पायर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मुगल एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो ये पर्शियन थी। तो आप ज्यादातर वर्क इसीलिए मुगल एम्पायर के टाइम पे पर्शियन में देखते हैं। द किंग वॉज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, दिस आइडिया रिफ्लेक्ट्स। अब देखिए कहा गया है जो किंग था वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस था। ये आइडिया क्या इंडिकेट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो ये मेनली डिवाइन किंगशिप को रिफ्लेक्ट करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। औरंगजेब क्रॉनिकल्स वर कॉल्ड। देखिए औरंगजेब के जो क्रॉनिकल्स थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आलमगीर नामा भी कहते हैं, फुहत फतुहत ए आलमगीरी भी कहते हैं, तो इसमें दोनों ही सही हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुगल कोड रिचुअल्स एम्फेसाइज्ड। अब देखिए मुगल कोड में जो रिचुअल्स थे वो एम्फेसाइज मेनली किस चीज पे करते थे? तो हायरार्की पे एम्फेसाइज करते थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है वैसे। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। तो किसने बनवाया था लाल किला दिल्ली का? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और अगर पूछा जाए लाल किला जो आगरा में है वो किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था, दोनों याद रखिएगा। पिकॉक थ्रोन वाज मेड बाय। अब पिकॉक थ्रोन जो है ये किसने बनवाई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुगल एम्पायर्स ऑफिशियल क्रॉनिकल एंडेड विद विच रूलर। अब देखिए मुगल एम्पायर का जो ऑफिशियल क्रॉनिकल है ये एंड हो गया था, किस रूलर के साथ ये एंड हुआ था? तो ये अगर आप देखेंगे औरंगजेब के साथ एंड हुआ था। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ मुगल सॉवरेंटी वाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल जो था मुगल सॉवरेंटी का, ये कौन सा सिंबल था, मतलब क्या चीज थी? तो थ्रोन था और कैनोपी थी, तो सी डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। तो मुगल सॉवरेंटी को ये दोनों चीजें दर्शाते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। द मुगल क्रॉनिकल्स वर मेनली रिटन फॉर। तो मुगल में जो क्रॉनिकल्स लिखे आते थे वो मेनली क्यों लिखे आते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली इलाइट्स के लिए, नोबल्स के लिए लिखे आते थे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। पर्शियन क्रॉनिकल्स वर इलस्ट्रेटेड बाय। पर्शियन क्रॉनिकल्स में बहुत सारे पिक्चर्स होते थे और क्या होते थे? तो मिनिएचर पेंटर्स होते थे यहाँ पर, मतलब मिनिएचर पेंटर्स थे इनके टाइम पे, जो इसमें इलस्ट्रेशंस बनाते थे, डायग्राम ड्राइंग बनाते थे, वही इसमें पूछा गया था। द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड इज नोन एज। देखिए मुगल में ट्रेडिशन है कि ये लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड रखते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वकाय कहते हैं। तो वकाय इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द पर्सन हु ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन अंडर अकबर वाज। अब देखिए संस्कृत में बहुत सारे उपनिषद हो गए, बहुत वेद हो गए जो लिखे हुए हैं, और इसको पर्शियन में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने का काम जो करता था वो अब्दुल रहीम था, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल, ये मेनली एक तरीके से ट्रांसलेटर था। द मुगल कोर्ट वाज नोन फॉर अडॉप्टिंग। तो मुगल कोर्ट ने क्या अडॉप्ट किया था? तो पर्शियन एटिकेट, मतलब जो पर्शियन जो एटिकेट थे वो अडॉप्ट किए थे। रूल्स एंड रेगुलेशन जो पर्शिया के थे वही यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। अब देखिए मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो मेनली क्या था? सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था। जैसे मान लीजिए अकबर है, तो जो अकबर बोलेगा वही पूरे इंडिया में होता था, मतलब पूरे मुगल एम्पायर में होता था। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मोनार्की। मोनार्की ही सब कुछ डिसाइड, मोनार्क जो होता है वही सब कुछ डिसाइड करता है। द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था।
मनसब मीन्स, मनसब का मतलब क्या होता है? तो मनसब मतलब कुछ और नहीं, मनसब मतलब रैंक होती है, ठीक है? मुगल पेंटिंग्स वर कंपाइल्ड इन एल्बम्स कॉल्ड। अब देखिए, मुगल के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स होती थी उनको कंपाइल किया जाता है एक एल्बम में, और उस एल्बम को क्या कहते थे? उसको बोलते थे मुरक्का। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द क्रॉनिकल रिटन बाय बदायूनी वॉज, बदायूनी ने जो क्रॉनिकल लिखा है उसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मुंतख्वाब उत तवारीख जो है, मुंतख्वाब उत तवारीख, ये किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा हुआ है, ठीक है। मुगल जिनोलॉजीज ट्रेस्ड ओरिजिन फ्रॉम, अब मुगल जिनोलॉजीज जो है इनका ओरिजिन कहाँ से आया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली ओरिजिन जो है कहा जाता है तिमूर और चिंगेज खान से था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल एम्पायर हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद। तो मुगल एम्पायर का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस था वो किसके साथ देखने को मिलता है? ठीक है, तो मेनली ऑटोमन एम्पायर के साथ भी था, सफाविद पर्शियन के साथ भी था, उज्बेक रूलर्स के साथ भी था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। जहांगीर्स मोस्ट फेमस पेंटर वाज, अब देखिए जहांगीर का जो सबसे फेमस पेंटर था उसका नाम था उस्ताद मंसूर। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहां रेन इज कॉल्ड, अब शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ताजमहल उन्हीं टाइम पे बना, लाल किला दिल्ली का उन्हीं टाइम बना, और बहुत सारी चीजें बनी, तो इसीलिए इनको इसी टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, 44th का। ए ऑप्शन। 45th कह रहा है द क्रॉनिकल्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो क्रॉनिकल जो है वो किस चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं, ये बताना है। तो हायरार्की की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मुगल एम्परर हेल्ड द टाइटल, अब मुगल एम्परर जितने भी थे वो एक टाइटल होल्ड करते थे, और उसका टाइटल का नाम था जिले इल्लाही। जिले इल्लाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड मतलब गॉड की ये परछाई थी, छाया थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द मुगल कोर्ट वॉज डिस्क्राइब बाय विच यूरोपियन ट्रेवलर। तो मुगल कोर्ट जो है वो कौन से यूरोपियन ट्रेवलर ने उसको डिस्क्राइब किया है? मुगल कोर्ट को ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो बर्नियर ने भी डिस्क्राइब किया है, टेवेनियर ने भी किया है, मनुकी ने भी किया है, सभी ने किया है। मेनली क्या होता था, जो भी आता था मुगल कोर्ट में वो इसको डिस्क्राइब जरूर कर देता था। इतना सुंदर, इतना शानदार उस समय का मुगल कोर्ट हुआ करता था। मुगल क्रॉनिकल्स इग्नोर, अब मुगल क्रॉनिकल्स में किस बात को इग्नोर कर दिया गया है? तो कोल्ड पॉलिटिक्स को नहीं इग्नोर किया गया है, पीजेंट की लाइफ कैसी थी, वुमेन की लाइफ कैसी थी, ये सब इग्नोर कर दिया गया, इन सब के बारे में बताया नहीं गया है। मुगल की जो क्रॉनिकल्स है उसमें इन सब के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। द किला मुबारक एट फतेहपुर सीकरी वॉज यूज फॉर, देखिए किला मुबारक जो फतेहपुर सीकरी में बना उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता था? तो ये अगर आप देखेंगे तो मेनली ये इबादत खाना था। तो यहाँ पर रिलीजियस डिबेट्स होती थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल क्रॉनिकल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे शो, देखिए मुगल क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इन्हीं क्रॉनिकल्स से हम लोग को मुगल की आइडियोलॉजी, किंगशिप के बारे में पता चलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज हुए, इसके अलावा बाकी के जो एमसीक्यूज हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बिल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।